हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे अबाउट एथिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एथिक्स सर, एथिक्स तो आपको पता ही है, उसूल लोगों के बहुत पक्के होते हैं उसूल। तो जैसे इंसानों के उसूल होते हैं वैसे मशीन्स के भी उसूल होते हैं, और आज हम उन उसूलों के बारे में ही देखेंगे कि मशीन्स के उसूल क्या होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं देन। ओके, सो देखते हैं क्या होता है एआई एथिक्स। ओके, सो एआई एथिक्स इज अ सिस्टम ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स intended to inform the development and responsible use of artificial intelligence। भाई अंधशंध यूज नहीं करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज करना है। बहुत ऐसी सिचुएशंस आएगी जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिसीजन लेना होगा, एक मशीन को डिसीजन लेना होगा और वो बहुत क्रिटिकल होगा, है ना। तो जैसे हमारे इंसानों के उसूल आ जाते हैं कभी कभार उन डिसीजन को लेने के लिए, वैसे ही कुछ मशीन्स में भी हम ऐसी चीजों का देखेंगे क्या होता है। So as AI has become integral to products and services, organizations are starting to develop AI codes of ethics। अब जैसे जैसे जो AI है वो प्रोडक्ट्स में या सर्विसेज में आ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन के फॉर्म में, तो कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है या फिर AI कोड ऑफ एथिक्स बनाने शुरू कर दिए हैं। मतलब जैसे हमारे इंसानों के रूल हैं, अब मशीन खुद तो अपने उसूल बना नहीं सकती, राइट। वो चीज हम देखेंगे भी, राइट। इंसान मशीन खुद अपने उसूल नहीं बना सकती। हम एज अ फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग मशीन को कुछ उसूल देते हैं फॉलो करने के लिए, ठीक है। तो वही कुछ कंपनीज ने AI कोड्स ऑफ एथिक्स पे काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब मशीन्स बहुत कॉमन हो गई है हमारे डे टू डे लाइफ में भी। तो ऐसी सिचुएशंस आएंगी आगे। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका ऑटोनोमस ड्राइविंग का। तो ड्राइविंग करते समय आप रोड पे उतरे हुए, गाड़ी आपने उतारी है रोड पे, तो बहुत ऐसी सिचुएशंस होंगी जिसमें क्रिटिकल डिसीजंस लेने पड़ेंगे। तो उस सिचुएशन में कुछ एथिक्स बनाने की जरूरत है, ठीक है, जिसको अपन अभी एक एग्जाम्पल के फॉर्म में भी समझेंगे, गाड़ी की मदद से ही समझेंगे, ठीक है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक सिनेरियो देता हूं, राइट। इमेजिन हम एक ऐसे सिचुएशन में या फिर एक ऐसे एरा में आ गए हैं जिसमें सेल्फ ड्राइविंग कार्स बहुत कॉमन हो गई है ना। अब हर किसी के पास एक सेल्फ ड्राइविंग कार है, ऑल्दो बहुत कॉस्टली है ना, है सबके पास बट बहुत कॉस्टली है। और अभी अभी आपने एक सेल्फ ड्राइविंग कार परचेज करी है ना, और आपके पापा उसे यूज करते हैं रोज ऑफिस जाने के लिए, ठीक है। रोज ऑफिस जाने के लिए आपके पापा उस कार का यूज करते हैं सपोज, ठीक है। अब एक सुबह सोचिए, एक सुबह आपके पापा ऑफिस के लिए निकले उस कार पे, ठीक है। ऐसे अच्छे से सीजन में या वेदर में जा रहे हैं वो, है ना। एकदम से वो एक सिचुएशन इनकाउंटर करते हैं, या फिर एक्चुअली वो नहीं, जो कार है, जो सेल्फ ड्राइविंग कार है, वो एक सिचुएशन इनकाउंटर करती है जिस सिचुएशन में उसके पास दो ऑप्शन है। मतलब एक सिचुएशन, एक क्रिटिकल सिचुएशन। यार जब हम ड्राइव कर रहे हैं, रोड पे हैं, तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस आ सकती है, कभी ब्रेक मारना है, कभी आगे बढ़ाना है ना। तो उस ऐसी एक सिचुएशन फंस गई है जिसमें आपके पास दो ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है या क्या सिचुएशन फंस गई है? तो सिचुएशन ऐसी फंस गई है कि आप सपोज आपके पास कार है ना, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ दो ऑप्शन है। कौन से दो ऑप्शन है? पहला ऑप्शन, गो स्ट्रेट एंड हिट द बॉय हु हैज कम इन फ्रंट ऑफ द कार एंड इंजर हिम सीवियरली, ठीक है। तो गाड़ी चल रही है, बीच में एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि दो ऑप्शन है, जिसमें से एक सिचुएशन है कि सीधे चले जाओ और एक बच्चा खड़ा हुआ है सामने, उसको हिट कर दो। गाड़ी के पास एक ही ऑप्शन है, राइट। एक और ऑप्शन है, एक और ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन देखिए। सेकंड ऑप्शन है टेक अ शार्प राइट टर्न। आप सीधे सीधे जा रहे हो, है ना, सीधे जा रहे हो, सीधे चले जाओगे तो बच्चे को हिट कर दोगे, है ना। उसके बजाय दूसरा ऑप्शन क्या है? राइट टर्न लो, टेक अ राइट टर्न टू सेव द बॉय, बच्चे को बचा लो, एंड स्मैश द कार इनटू अ मेटल पोल, और उस कार को एक मेटल पोल से स्मैश कर दो, मतलब उससे भिड़ जाए जाके कार। देखो भाई कार की क्या हालत होगी, भिड़ गई तो, राइट।
thus damaging the car as well as injuring the person sitting in it. इसके रिजल्ट क्या होगा? कार बहुत सीवियरली डैमेज हो जाएगी, बहुत सीवियरली। इतनी कॉस्टली कार आपने खरीदी है, वो सेल्फ ड्राइविंग कार, वो डैमेज हो गई पूरी, पैसा तो गया ही गया, साथ में जो उसके अंदर बैठा हुआ है उसको भी सीवियर इंजरीज आई हैं। मतलब आपके पापा जो जा रहे थे ऑफिस, उनको भी बहुत सीवियर इंजरीज आई हैं। तो क्या चाहेंगे आप? क्या उन दोनों ऑप्शन में से सेलेक्ट किया जाए? एक मासूम बच्चे को हिट कर दें या कार तबाह कर दें कॉस्टली, साथ में अपने पापा को भी इंजर कर दें? तो ये कुछ डायलेमास आपका मशीन फेस करती है ना, और इन्हीं डायलेमास के बारे में, इन्हीं डिसीजंस के बारे में हमें बात करनी है, और इन्हीं में हमें कुछ एथिक्स की बात करनी है। ठीक है, इन्हीं एथिक्स की कुछ हमें बात करनी है। तो अभी जो हम सीख रहे हैं वो है मॉरल इश्यूज। एआई एथिक्स के अंदर हम जो सीख रहे हैं वो है मॉरल इश्यूज। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। So we need to understand that the developer of the car goes through all such dilemmas while developing the car's algorithm. तो जब एक इंसान, डेफिनेटली जो कार बना रहा है, कार के जो एल्गोरिथम बना रहा है, वो एक अभी मशीन नहीं है, वो एक इंसान है। अब जो इंसान उसको बना रहा है, तो वो इंसान भी इन सब डायलेमास को फेस करता है। ये हमें समझने की जरूरत है। ठीक है, जो अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा ना, यार क्या करें, दोनों में से क्या करें? यही डायलेमा एक ये जो मशीन बना रहा होता है इंसान, उसके भी दिमाग में होती है, राइट? Thus, here the morality of the developer gets transferred into the machine as what according to him or her is right would have a higher priority and hence would be the selection made by the machine. तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि उस समय मशीन में जो मॉरल इश्यूज हैं, या सॉरी मॉरल डिसीजंस हैं जो ट्रांसफर होंगे, वो वही होंगे जो डेवलपर के पास है। मतलब मशीन्स वही डिसीजन लेगी जो वो डेवलपर लेता, और ये जो डिसीजंस हैं ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाते हैं। पर्सन टू पर्सन ये डिसीजंस चेंज होता है। जैसे कि अगर मैं आपके पर्सपेक्टिव से बात करूं तो आप ये कहोगे कि यार बच्चे को मत बचाओ, मेरे पापा को बचा लो, है ना, क्योंकि आपके लिए आपके पापा इंपॉर्टेंट है, ना कि वो जो सामने वाला बच्चा। पर अगर ऑन द अदर हैंड उसी समय अगर मैं उनकी माँ से पूछूं, उस बच्चे की माँ से पूछूं कि किसको बचाना चाहिए, तो वो बोलेंगे कि मेरे बच्चे को बचाओ, मुझे उस आदमी से कोई मतलब नहीं है, या उस कार से मुझे कोई मतलब नहीं है, राइट? बट ये जो डेवलपर है जो बना रहा है, अब वो दोनों के लिए न्यूट्रल है, तो वो अलग अलग डिसीजन ले सकता है। अलग अलग इंसानों की अलग अलग डिसीजन हो सकते हैं इस सिनेरियो में। कोई बच्चे को बचा सकता है, कोई कार को बचा सकता है। ठीक है, और इवन ये डायलेमास तो हम एज अ ह्यूमन बीइंग भी फेस करते हैं अपने लाइफ में, राइट? सपोज हम एक लॉन्ग ट्रिप पे निकले हैं, हम सुपर फास्ट स्पीड से खाली रोड पे ड्राइव कर रहे हैं, सामने एक हिरण आ गया या एक सपोज गाय आ गई एकदम से, है ना। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? या तो उस गाय को ठोक दे, अपने आप को बचाते हुए गाय को ठोक दे, या एकदम से एक राइट टर्न ले ले। राइट टर्न एकदम से लेते हैं तो एक्सीडेंट होता है बहुत खतरनाक, राइट? वो तो बच जाता है। कुछ ड्राइवर्स ऐसे भी होते हैं जो टर्न लेके भी संभाल लेते हैं गाड़ी को, पर कुछ होते हैं जो सीवियरली डैमेज कर लेते हैं कार को भी और अपने आप को भी। तो वो तो यार इंसान भी फेस करते हैं। तो वैसे ही कुछ प्रॉब्लम यहाँ हमारी ऑटोनोमस कार भी फेस कर रही है। और सपोज एक सिचुएशन देखते हैं जिसमें जो एल्गोरिथम बना रहा है उस कार का, उसने ये डिसाइड किया कि बच्चे को हिट कर दो, कार को बचा लो। ठीक है, सामने जो बच्चा खड़ा हुआ है उसको हिट कर दो, कार को बचा लो। तो इस सिचुएशन में देखते हैं क्या होगा। तो सिनेरियो 2 देखते हैं। तो सिनेरियो 2 क्या है? Assume that the car has hit the boy who came in front of it. Considering this as an accident, who should be held responsible for it and why? किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे आप इस चीज के लिए, इस सिचुएशन के लिए, और क्यों? सबसे पहला, द पर्सन हु बॉट दिस कार, जिसने उस कार को खरीदा उसको ठहराएंगे क्या गलत, उसकी प्रॉब्लम थी, उसकी मिस्टेक थी, या तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसने उस कार को बनाया उसकी गलती है, या फिर द डेवलपर हु डेवलप्ड द कार्स एल्गोरिथम, या उसकी गलती है। आपको लग रहा होगा कि ये डेवलपर की गलती है, उसकी इंटेंशन वहां पे आगे ट्रांसफर हुई है, पर अगर सपोज उसी की जगह
वो कार को हिट करना या फिर पोल पे कार को हिट करना सिलेक्ट करता और डैमेज करना सिलेक्ट करता, देन अगर इन केस जो पीछे आपके पापा बैठे होते उनको हार्म हो जाती, देन कौन रिस्पॉन्सिबल होता है उस चीज के लिए? मतलब उसके ऊपर तो फिर दो धारी तलवार लटकी हुई है, वो या तो ये चूज करे तब भी मरेगा, वो चूज करेगा तब भी मरेगा। तो क्या इसको इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराना सही है? या फिर ये इसकी गलती हो गई इस फील्ड को चूज करना, ये कार बनाना ही इसकी गलती हो गई? या फिर द बॉय हु केम इन फ्रंट ऑफ द कार एंड गॉट सीवियरली इंजर्ड, या फिर उस लड़के को ही तुम गलत ठहरा दोगे? किसको ठहराओगे गलत? किसकी गलती है ये? इसको ठहराएं, इसको ठहराएं, इसको ठहराएं, किसको ठहराएं? और अगर ठहराए भी तो किस लिए? ये एक बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है और यही एक डायलेमा है, यही आपके एआई एथिक्स के अंदर आता है। ओके, तो ये आपका है मॉरल इशू अंडर एआई एथिक्स। ठीक है, हियर द चॉइसेस माइट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन and one must understand that nobody is wrong in this case। किसी की गलती नहीं है भाई, ये एक सर्कमस्टेंशियल सिचुएशन थी, किसी की गलती नहीं है। आप इससे पहले जो भी 4 बंदे थे उनमें से किसी को भी गलत नहीं ठहरा सकते इसके लिए। ठीक है, एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड हेंस ही और शी टेक्स डिसीजंस अकॉर्डिंग टू देयर मोरालिटीज। तो हर किसी की अपनी कॉशियसनेस है, अपने डिसीजन लेने का उनको हक है और डिफर करते हैं भाई डिसीजंस। जैसे मैंने आपको समझाया भी, अगर आप उस बच्चे की माँ से पूछें तो वो कहेगी कि मेरे बच्चे को बचाओ, और अगर जो पीछे मतलब जो आपके पापा बैठे हुए हैं आपसे अगर मैं पूछूं तो आप कहेंगे कि यार मेरे पापा को बचाओ। राइट? तो हर किसी की अलग डिसीजन होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ये हमें समझने की ज़रूरत है और इसी तरीके से हमें ऐसे मशीन्स को डिज़ाइन करने की ज़रूरत है कि सिचुएशन वाइज जो बेस्ट ऑप्शन है उसको चूज कर सके। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन चूज कर सके, हमें ये निकालना पड़ेगा या ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, और अगर सपोज ऐसा है कि किसी ना किसी का तो हार्म होगा ही होगा, तो हमें वो सिलेक्ट करना पड़ेगा जो सबसे कम हार्म है। ठीक है, और हमें यह समझना पड़ेगा कि हम उस सिचुएशन में किसी को गलत नहीं ठहरा सकते। मतलब सपोज मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा चॉइस है, सपोज उस कार ने चूज किया कि जैसे मतलब बच्चे को हिट कर दो और कार को बचा लो, सपोज ये उस कार ने चूज किया, और ये जो चूज किया सपोज सर्कमस्टांसेस को जज करके चूज किया कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन क्या बेस्ट है ना, उस हिसाब से उसने ये चीज को चूज किया। तो हम उस कार बनाने वाले को किसी को भी गलत नहीं ठहरा सकते कि तुमने क्यों उस बच्चे को हिट कर दिया। ये हमें समझने की जरूरत है। तो अगर हम इस मशीन को यूज कर रहे हैं तो हमें सतर्क रहने की जरूरत है, हमें चीजों को समझने की जरूरत है, कन्विंस होके और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलने की जरूरत है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। तो ये था आपका सर पहला मॉरल इश्यूज अंडर एआई एथिक्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका एआई एथिक्स के अंदर हम बात करेंगे डेटा प्राइवेसी की। ठीक है, अबाउट डेटा प्राइवेसी। अब भाई जो डेटा है वो नया गोल्ड माना जाता है। जितनी गोल्ड की इंपॉर्टेंस है ना, वो आज के सिचुएशन में डेटा की इंपॉर्टेंस है। डेटा इज गोल्ड, न्यू गोल्ड। लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें, देखिए कैसे। So the world of artificial intelligence revolves around data। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ डेटा डिपेंडेंट है, डेटा के चारों तरफ ही घूमता रहता है। अगर हमारे पास डेटा नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते हम। चलो एआई की बात छोड़ो, आप एज अ पर्सन भी सोचो, अगर आप कहीं जा रहे हो या कुछ सिचुएशन इनकाउंटर कर रहे हो और उस सिचुएशन का पहले से ही आपके पास डेटा है, इंफॉर्मेशन है, एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए कितना आसान हो जाता है उस सिचुएशन को टैकल करना। पर अगर कोई सिचुएशन आप नई नई इनकाउंटर करते हो, बिल्कुल नई सिचुएशन है आपके लिए, एकदम से आपने इनकाउंटर किया, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप रैंडम गेसेस लेते हो ना। तो बस वही चीज है कि भाई डेटा की इंपॉर्टेंस समझी गई है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट नाउ, इसी वजह से एवरी कंपनी whether small or big is mining data from as many sources as possible। तो जहां जहां से पॉसिबल है, जहां से पॉसिबल है, वहां से छोटी या बड़ी आप कैसी भी कंपनी ले लो, डेटा माइनिंग हो रही है, डेटा फेच करने की कोशिश करी जा रही है, डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करी जा रही है। भाई डेटा चाहिए हमें,
राइट? ये हो गई सिचुएशन आजकल. More than 70% of the data collected till now has been collected in the last 3 years. ठीक है, बल्कि सिर्फ 3 years को क्यों यार, लास्ट भी करो मार्क, सॉरी ये आपका आ जाएगा लास्ट 3 years. ठीक है, जो 70% डेटा कलेक्ट हुआ है भाई वो लास्ट 3 years में हुआ है. तो बता सकते हैं क्यों लास्ट 3 years में ही क्यों हुआ है इतना सारा डेटा कलेक्ट, उससे पहले डेटा नहीं था क्या? तो भाई बहुत सिंपल सा आंसर है इसका कि चलो ऐसा भी हम देंगे, इसको थोड़ा सा रोकते हैं, ये भी समझेंगे आगे, है ना, नेक्स्ट स्लाइड में ही सीखेंगे शायद इस चीज को अपन. ठीक है, तो भाई लास्ट 3 years में 70% डेटा कलेक्ट हुआ, बल्कि मोर देन 70% कलेक्ट हुआ है. सो उससे पहले तक जो 1950 से चली आ रही है एआई, मतलब आइडिया 1950 में प्रपोज कर दिया गया था, फिलहाल चल रहा है 2021. पिछले 3 साल में मोस्टली डेटा कलेक्ट किया गया है. उससे पहले इतने सालों में क्या हुआ, सिर्फ 30% डेटा कलेक्ट हुआ. देखेंगे क्या रीजन है उसका. विच शोज हाउ इंपॉर्टेंट डेटा हैज बिकम इन रिसेंट टाइम्स. तो ये दिखाता है कि क्या इंपॉर्टेंस है अभी इस समय, आज की सिचुएशन में क्या इंपॉर्टेंस है डेटा की, ये चीज वो दिखाता है. ठीक है, तो डेटा की भाई बहुत इंपॉर्टेंस है. चलिए आगे देखते हैं. नाउ 2 क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. Where do we collect this data from? कहां से कलेक्ट करते हैं ये डेटा, या फिर why do we need to collect the data? ये हमें जरूरत क्या है इस डेटा को कलेक्ट करने की. मतलब हम ये कह रहे हैं डेटा इज न्यू गोल्ड, डेटा की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्यों कर रहे हैं डेटा कलेक्ट, क्या होगा डेटा से, या फिर कहां से कलेक्ट कर रहे हैं डेटा. इस क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के आंसर से आपको मिलेगा, पता चलेगा कि क्यों लास्ट 3 years में आपका मोर देन 70% डेटा कलेक्ट किया गया है, क्यों. ठीक है, कौन है भाई मेन सोर्स. वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ डेटा फॉर मेनी मेजर कंपनीज इज द डिवाइस विच ऑल ऑफ अस हैव इन आवर हैंड्स ऑल द टाइम. कौन सा डिवाइस, एक ही तो है भाई, स्मार्टफोन्स. आजकल हर इंसान के हाथ में स्मार्टफोन है, राइट. वो पता नहीं कितनी पिक्चर्स क्लिक करता है रोज में, कितनी चीज़ें पोस्ट करता है, कितनी चीज़ें रिकॉर्ड करता है, कितनी इमेजेस क्रिएट करता है, या कितने टेक्स्ट करता है. इतना डेटा कलेक्ट होता है स्मार्टफोन से डेली, मैं आपको बता नहीं सकता, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना डेटा कलेक्ट होता है रोज स्मार्टफोन से. और जो रीसेंट कुछ लास्ट ईयर्स में 3, 4, 5 सालों में जो मोबाइल इंडस्ट्री एकदम से ग्रोथ लिया उन्होंने, या फिर मोबाइल से इतने कॉमन हो गए हैं लोगों के हाथ में, इसी वजह से यही रीजन है कि मोस्टली जो डेटा कलेक्ट होता है वो कहां से होता है, वो स्मार्टफोन से ही हुआ है. मैक्सिमम जो डेटा कलेक्ट हुआ है लास्ट कुछ ईयर्स में, उसका मेजर सोर्स आपके स्मार्टफोन्स ही है. ओके, तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिला होगा कि क्यों मेजर जो डेटा कलेक्ट हुआ है वो लास्ट 3 या 4 ईयर्स में हुआ, ये कह सकते हो आप. ठीक है, बिकॉज ऑफ इमर्जेंस ऑफ स्मार्टफोन्स. ठीक है, और स्मार्टफोन्स का यार यूज बहुत है, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब चल रहा है, राइट, नीडो चल रहा है, फेसबुक, इंस्टा वापस आ गया, राइट. तो पता नहीं यार क्या क्या अपन करते रहते हैं स्मार्टफोन से. ठीक है, बहुत यूज है स्मार्टफोन्स का, तो डेटा भी बहुत कलेक्ट होता है इससे, है ना. और क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन एक और है. अनदर फीचर ऑफ स्मार्टफोन्स नाउअडेज इज कस्टमाइज्ड recommendation and notifications according to our choices. अब हमारे choices के हिसाब से according to our likes and dislikes हमें customized recommendations और notifications आते हैं. ठीक है, एक situation plot मतलब दिखाता हूँ आपको, some observations दिखाता हूँ. Scenario 1, एक observation देखिए क्या है. You are talking to your friend on a mobile network or on WhatsApp. ठीक है, आप किसी भी तरीके से मोबाइल नेटवर्क पे या व्हाट्सएप पे अपने दोस्त से बात कर रहे हैं सपोज. ठीक है, You tell your friend that you wish to buy new shoes, है ना. आपने अपने दोस्त को बताया कि आप नया शूज सेलेक्ट करना चाह रहे हो. आप आपस में आप दोनों डिस्कशन कर रहे हो कि किस कंपनी का शूज खरीदना चाहिए, क्या साइज है आपका, और बहुत सारी चीज़ें आप शूज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हो कि किस टाइप का शूज़ खरीदूं, किस कलर का खरीदूं, या मुझे इस ड्रेस के लिए चाहिए क्या खरीदूं. ये बातें चल रही है आप लोगों की नॉर्मल, है ना. यू डिस्कस अबाउट द शूज एंड दैट इज इट. सिर्फ इतना किया आपने, सिर्फ शूज के बारे में डिस्कस किया और कुछ नहीं किया. इसका रिजल्ट क्या आया? आफ्टर सम टाइम
the online shopping websites start giving you notifications to buy shoes. They start recommending some of their products and urge you to buy. तो कभी नोटिस किया आपने ये चीज कि इसी तरीके से आप शूज के बारे में डिस्कशन कर रहे हो, है ना, आपने फोन रखा और अपना फोन वापस से चलाना शुरू कर दिया, है ना, आपने सर्फिंग शुरू कर दी, एकदम से आपको अभी किसी और चीज के एड्स आ रहे थे कुछ देर पहले तक, और अब बातचीत के बाद आपके पास एड्स आ रहे हैं शूज के। अलग अलग कंपनीज आपको अपने ऑफर्स दिखा रही हैं, आपको कोशिश कर रही हैं कन्विंस करने का, आपसे चाह रही हैं कि आप उनके शूज खरीद लें। कभी नोटिस किया है कैसे हो रहा है ये, कहां से हो रहा है, कहां से आ रहा है उनके पास डेटा ये सब चीजों का, राइट? तो ये एक बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन या ऑब्जर्वेशन है ना, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, डेटा प्राइवेसी, है ना। थोड़ा और समझ में आ रहा होगा डेटा प्राइवेसी क्या होता है। एक और आपको ऑब्जर्वेशन दिखाता हूं, सिनेरियो 2। यू सर्च ऑन गूगल फॉर अ ट्रिप टू केरला ऑन एनी अदर डेस्टिनेशन, ठीक है, किसी भी जगह पे या केरला पे जाने के लिए आपने गूगल पे सर्च किया। All the apps on your phone which support advertisements starts sending messages about packages that you can buy for the trip. आपने गूगल पे एक सिंपल सा सर्च मारा कि मुझे केरला घूमना है, ठीक है, या मुझे नॉर्थ साइड में घूमना है ना, और आप गूगल पे चीज सर्च कर रहे हो, है ना, सिर्फ गूगल पे आपने ये चीजें दी है, बताई है ना, बट इसके बाद आपके और जितने भी एप्स हैं जो एडवर्टाइजमेंट से सपोर्ट करते हैं, सब आपको ये ऑफर्स करने लग गए कि यार मेरा पैकेज खरीद लीजिए, मेरा पैकेज खरीद लीजिए, मेरा चीज अच्छी है, मेरे में ये अच्छा है, मेरे में वो अच्छा है, मुझे खरीद लीजिए। आपके पास ऑफर्स आने शुरू हो जाते हैं। चलो ऑफर्स तो आने शुरू हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक क्रिटिकल क्वेश्चन है, उन्हें पता कैसे चला कि आप जा कहां रहे हो या फिर आपका जाने की इच्छा कहां है, कैसे पता चला उनको उसके बारे में? ये एक बहुत बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है ना, जो डेटा प्राइवेसी के अंडर आता है। कैसे पता चला उन्हें? नेक्स्ट सिनेरियो 3, बहुत क्रिटिकल सिनेरियो। इवन व्हेन यू आर नॉट यूजिंग योर फोन, आपने अपना फोन यूज नहीं कर रहे, आपने लॉक करके रखा हुआ है बगल में अपना फोन। टॉकिंग टू अ पर्सन फेस टू फेस अबाउट अ बुक यू हैव रेड रिसेंटली, और अपने दोस्त से बात कर रहे हो फेस टू फेस, मोबाइल पे नहीं, फेस टू फेस, फोन आपने बगल में रखा हुआ है, आप फेस टू फेस अपने दोस्त से बात कर रहे हो एक बुक के बारे में जो आपने अभी अभी पढ़ी है, ठीक है, अभी अभी आपने बुक पढ़ी, उसके बारे में बात कर रहे हो। द फोन इज केप्ट इन अ लॉक्ड मोड नियर बाय, लॉक्ड है भाई आपका फोन, खुला नहीं हुआ है, लॉक्ड है। उसके बाद भी क्या होगा? द फोन विल एंड अप गिविंग नोटिफिकेशंस अबाउट सिमिलर बुक्स और मैसेजेस अबाउट द सेम बुक वंस यू ऑपरेट इट। अब आपकी बातचीत खत्म हो गई, है ना, आप वापस फोन ऑपरेट करने लग गए। आप नोटिस करोगे, करना कभी नोटिस ये चीज को, मैंने किया नोटिस, है ना, कि आप फोन वापस से ऑपरेट करने लग गए, आपको वही बुक्स का या तो नोटिफिकेशन आने लग जाएगा उसी बुक का, या उससे रिलेटेड उसी ऑथर की बुक्स का कुछ नोटिफिकेशन आने लग जाएगा, या उस थीम पे और किसी बुक का नोटिफिकेशन आपको आने लग जाएगा, ठीक है, या तो ऑडियो बुक का आने लग जाएगा, या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में बुक का आने लग जाएगा, या फिर अर्ज करने लगेंगे आप पेपर बुक खरीद लीजिए, या आपके पास नोटिफिकेशन आने लग जाएंगे। क्वेश्चन इज, आ रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें पता कैसे चल रहा है हम क्या बात कर रहे हैं या फिर क्या चल रहा है हमारे यहाँ पे? समझ में आया? ये है बात, ये है क्वेश्चन की क्या है सिचुएशन। इवन एक मैंने तो एक एड भी देखा था जिसमें ये कहा जा रहा था, एड नहीं, मैंने एक न्यूज पढ़ी थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के सीईओ, अपने लैपटॉप के कैमरा पे और माइक्रोफोन पे टेप लगा के रखते हैं। क्यों लगते हैं ये, क्या रीजन है इस चीज का? फाइनली द क्वेश्चन इज अबाउट डेटा प्राइवेसी। इन सब चीजों में क्वेश्चन सिर्फ एक उठता है, डेटा प्राइवेसी के बारे में, जो एक एआई एथिक्स है। ऑल्दो सब काम मशीन पे चल रहा है, तो आपका डेटा कैसे ले रही है? क्रिटिकल क्वेश्चन। सो वी आर गिविंग परमिशंस टू एक्सेस योर फोन्स डेटा इन डिफरेंट वेज। सो एक्चुअली में अपने डेटा को शेयर करने के लिए आप ही सामने वाले को परमिशन दे रहे हैं। Hence, every now and then, the apps has the permissions to access various sensors which are there in your smartphones and gather data about you and your surroundings. We forget that the smartphone which we use is a box full of sensors which are powered all the time while the phone is switched on. तो केस ये है, आप ये देख रहे हैं,
ऐसा कुछ फेस आपने पहले भी देखा होगा, सॉरी इंटरफेस आपने पहले भी देखा होगा, जिसमें आप अलग अलग परमिशंस प्रोवाइड करते हैं अलग अलग ऐप्स को। किसी भी ऐप को ऑपरेट करने के लिए वो ऐप आपसे कुछ परमिशंस मांगता है ना, और वो परमिशंस होते किसके हैं? वो परमिशंस होते हैं सेंसर्स के, है ना। आपका जो डिवाइस है, जो इतना छोटा सा डिवाइस है, उसमें पता नहीं कितने सेंसर्स लगे हुए हैं, अलग अलग फोन में इतने सारे सेंसर्स लगे होते हैं कि क्या बताएं। और उन फोन्स के सारे सेंसर्स, जब आपका फोन स्विच ऑफ नहीं है ना, स्विच्ड ऑन है, भले ही लॉक्ड है, स्विच्ड ऑन है अगर, तो वो सारे सेंसर्स काम करते हैं, है ना। और उन सब सेंसर्स का एक्सेस आपने दे दिया उन एप्स को, अलग अलग एप्स को, जहां से आपके पास एड्स आ रहे हैं। तो बताइए वो क्या आपके डेटा को फेच नहीं करेंगे उन सेंसर्स को यूज करके? तो भाई ये है सोर्स उस डेटा का। जो डेटा मिल रहा है अलग अलग मशीन्स को या अलग अलग वेबसाइट्स को, कहां से मिल रहा है भाई? आप ही से मिल रहा है, आपके मोबाइल के सेंसर से ही मिल रहा है, और आप ही ने उसको अलाउ किया है उनको। सिचुएशन ये है, आप इनको अलाउ नहीं करोगे तो आपके ऐप्स चलेंगे नहीं। वो प्रॉब्लम ये भी है एक बहुत बड़ी। ओके, अ क्रूशियल क्वेश्चन, आर वी ओके विद शेयरिंग आर डेटा विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड? क्या हम तैयार हैं, क्या हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस डेटा को शेयर करने में? इस डेटा की हम बात कर रहे हैं, अगर ये हम डेटा शेयर करते हैं तो क्या हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्या हम इससे सेटिस्फाइड हैं, या हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से? एक बहुत क्रूशियल क्वेश्चन है ये, जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए। We need to understand that the data which is collected by various applications is ethical as the smartphone users agree to it. By clicking on allow when it asks for permission and by agreeing to all the terms and conditions. So जब आप कोई भी फ़ोन खोलते हो, वो एक्सेस मांगता है आपके कैमरा का, माइक्रोफोन का और अलग अलग सेंसर्स का। आप उस परमिशंस को उनको दे देते हो, और एक बार आपने उनके टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री कर ली, आपने उनको परमिशन दे दिया, देन वो उस डेटा का कुछ भी करें, यू कांट हेल्ड देम रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। आप उनको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते किसी भी चीज़ के लिए। ये समझने की ज़रूरत है। उन्होंने बहुत क्लियरली स्टेट कर रखा है कि हम इसको ऐसे ऐसे यूज़ करेंगे और वैसे ही वो यूज़ करेंगे। उसके अलावा यूज़ करेंगे देन डेफिनेटली आप उन पर केस कर सकते हो, राइट। बट अगर जो उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हुआ है वो उसी तरीके से उसको यूज कर रहे हैं, आपने उन टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्री किया है, देन आप उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते किसी भी बारे में। ये आपको समझने की जरूरत है। ओके, बट एट द सेम टाइम एक और ऑप्शन है आपके पास। इफ वन डज नॉट वांट टू शेयर हिज और अ डेटा विद एनीवन, he or she can opt for alternative applications which are of similar usage and keep your data private. अब देखो यार, सपोज हमें कोई भी एक ऐप यूज कर रहा है, वो ये परमिशंस मांग रहा है, डेफिनेटली उस ऐप से आप कुछ कर पा रहे होगे, इसीलिए आप उस फोन को एक्सेस कर रहे हो, या फोन कह रहा हूं, उस ऐप को एक्सेस कर रहे हो आप, है ना। वो आपको कुछ ऑपरेशंस दे रहा होगा इसीलिए, है ना। बट एट द सेम टाइम आपके पास एक और ऐप एग्जिस्ट करता है जो सिमिलर टाइप ऑफ काम कर सकता है, और वो आपका डेटा भी प्राइवेट रखता है, किसी के साथ शेयर नहीं करता। आई थिंक सो कि ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कौन से दो ऐप्स है इस चीज में, क्योंकि इस पर बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, ठीक है। तो इस पर सर्च करिएगा कुछ मैसेजिंग ऐप्स के बारे में, ठीक है, आपको पता चलेगा इसके बारे में। ऑल्दो मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं उनका यहाँ पे अभी फिलहाल, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या हम उनको ऐप्स को यूज करते हैं, देन क्या? तो केस हो जाता है कि जब हम किसी से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, देन हमें प्लेटफॉर्म सेम रखना पड़ेगा। अ वेरी क्रिटिकल प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसी पे काम चल रहा है, या कोड ऑफ एथिक्स लिखे जा रहे हैं इसको सही करने के लिए, सॉर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये है आपका एआई एथिक्स के अंदर नेक्स्ट पार्ट, विच इज डेटा प्राइवेसी, ठीक है। दैट इज डेटा प्राइवेसी, कि जो डेटा हमारा है, क्या हम दूसरों के साथ उसे शेयर करने के लिए रेडी हैं, या फिर क्या हमने उनको एक्सेस दिया है उसको शेयर करने का,
या फिर हमने वो जो एक्सेस दिया है वो इंटेंशनली दिया है क्या, या फिर हम बाउंड है उस परमिशन को देने के, ये हमें समझना पड़ेगा और इस पे क्वेश्चन करना पड़ेगा, इस चीजों को सॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट कम्स अंडर एआई एथिक्स, योर डेटा प्राइवेसी। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या चीज है एआई एथिक्स के अंदर वो देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका एआई बायस, है ना। सो व्हेन वी टॉक अबाउट अ मशीन वी नो दैट इट इज आर्टिफिशियल एंड कैन नॉट थिंक ऑन इट्स ओन। तो जब हम एक मशीन की बात करते हैं तो हमें पता है कि वो आर्टिफिशियल है और वो खुद नहीं सोच सकती। हम उसे सोचना सिखा रहे हैं तो हमारी सोच उसमें ट्रांसफर हो रही है, वो खुद नहीं सोच रही। It can have intelligence, but we cannot expect a machine to have any biases of its own. क्योंकि वो खुद कुछ नहीं सोच रही है तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसके पास बायस होगा। वो इंटेलिजेंट तो हो सकती है पर वो भेदभाव नहीं कर सकती, राइट। हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो जो भेदभाव कर रही है वो अपनी मर्जी से कर रही है, वो इंसानों का जो बना रहा है उस मशीन को उसका भेदभाव उसमें ट्रांसफर हो रहा है। Any bias can transfer from the developer to the machine while the algorithm is being developed. तो जब वो एल्गोरिथम डेवलप हो रहा है उस स्टेज में एक्चुअली में जो डेवलपर है उस मशीन का, उसका जो इंटेंशन या बायस है वो ट्रांसफर होता है मशीन में। मशीन का खुद का कोई बायस नहीं होता है, ये आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, कभी आपने सोचा है मेजरली ऑल द वर्चुअल असिस्टेंट्स हैव अ फीमेल वॉइस? व्हाई? जितने भी वर्चुअल असिस्टेंट्स होते हैं उनमें फीमेल वॉइस क्यों होती है? कभी सोचा है इसका आंसर क्यों होता है ऐसा? क्यों? तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर ये है कि ये माना जाता है, एक बायस माना जाता है, इसको हम जेंडर इनइक्वालिटी कह सकते हैं। ये माना जाता है कि लड़कियां एक अच्छी असिस्टेंट होती हैं या फिर जो आप उन्हें समझाते हो वो आसानी से समझ लेती हैं, आपके काम को अच्छे से मैनेज कर सकती है एक लड़की। तो इसीलिए जो वर्चुअल असिस्टेंट्स होते हैं उनमें यूजुअली फीमेल वॉइस दिया जाता है एज अ टाइप ऑफ फ्रेंडलीनेस या फिर कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए कि ये जो असिस्टेंट है आपका काम अच्छे से समझेंगी भी और करेंगे भी। ऑल्दो कुछ कंपनीज ने इस बायस को रिकॉग्नाइज किया है और इसको सॉल्व करने की कोशिश कर, मतलब मेल वॉइस असिस्टेंट्स लाने की कोशिश चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड देखते हैं एक एग्जांपल। इफ यू सर्च ऑन गूगल फॉर सलून्स द फर्स्ट फ्यू सर्चेस आर मोस्टली फॉर फीमेल सलॉन्स। क्यों भाई? जब आप सलॉन्स की बात करते हो, सलॉन सर्च करते हो तो यूजुअली जो पहले कुछ सर्चेज आते हैं वो फीमेल्स के आते हैं। क्यों? क्योंकि अगेन ये क्या है, एक एआई बायस ही तो है, जो एआई की तरफ से नहीं है, ये मशीनों का ही बायस है भाई। सॉरी, मशीन की तरफ से नहीं है, ये इंसानों का ही बायस है। जो इंसान जो बना रहा है उस मशीन को, उसके दिमाग में जो बायस है वही ट्रांसफर होता है मशीन्स में। ये समझने की जरूरत है और ये आता है अंडर एआई एथिक्स, और ये एआई बायस हमें हटाने की जरूरत है, ठीक है। मतलब न्यूट्रल मशीन डिजाइन करने की जरूरत है हमें। ये था आपका अबाउट एआई बायस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एआई एथिक्स के अंदर आपका एआई एक्सेस। जैसे वर्ड सजेस्ट कर रहा है एआई एक्सेस का मतलब एआई का एक्सेस कहां कहां पर है, किस किस को एक्सेस है, उसके बारे में बात करनी है हमें। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज स्टिल अ बर्डिंग टेक्नोलॉजी। डेफिनेटली आप एग्री करोगे इस चीज को। नॉट एवरीवन हैज द अपॉर्चुनिटी टू एक्सेस इट। हर किसी पास एक्सेस नहीं है इस चीज का। The people who can afford AI enabled devices make the most of it, while others who cannot are left behind. उनका क्या? जो उसको अफोर्ड कर पा रहे हैं उनके पास तो है, वो मैक्सिमम उसका आउटपुट यूज कर रहे हैं, पर जो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते उनका क्या? What about them? Because of this, a gap has emerged between these two classes of people and it gets widened with the rapid advancement of technology. अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, इस अनइंटेंशनल रीजन की वजह से क्या हो रहा है, एक गैप क्रिएट हो रहा है एआई की वजह से, कह सकते हो आप। एआई इज द रीजन फॉर दैट, जो बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है,
ठीक है। अब AI एक्सेस के अंदर कुछ दो चीजों को और हम डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज AI क्रिएट्स अनएम्प्लॉयमेंट। एक्सेस के अंदर ही AI आपका अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही है। Maybe in the coming years, AI-enabled machines will replace all the people who work as laborers. तो जो भी लोग लेबरर्स के तरीके से काम कर रहे हैं, हो सकता है कुछ आने वाले समय में AI मशीन्स उनको रिप्लेस कर दें। This may start an era of mass unemployment. अब क्योंकि एक बहुत मेजर पॉपुलेशन ऑफ कंट्रीज इन लेबर वर्क में इन्वॉल्व होती हैं, तो इससे एक मास अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन क्रिएट होगी। एक ऐसा एरा आएगा where people having little or no skills may be left without jobs and others who keep up with their skills according to what is required will flourish. तो ऐसे लोग जिनके पास स्किल्स नहीं, या तो है नहीं बिल्कुल भी, या कम है, वो पीछे रह जाएंगे, और जिनके पास स्किल्स हैं वो एकदम से बूम करेंगे, फ्लरिश करेंगे। तो क्या अब आपको समझ में आया कि क्यों आपके लिए ये AI पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है? स्किल्स डेवलप, बेसिकली AI पढ़ना नहीं, स्किल्स डेवलप करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है आने वाला सिचुएशन आपके लिए क्या लाए, कुछ नहीं पता। बिकॉज वर्ल्ड इज वेरी रैपिडली चेंजिंग, यू नीड टू गो विद दैट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपके करिकुलम में ये AI सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया। ठीक है, एक और चीज है जो मुझे आपको बतानी है, दैट इज AI फॉर किड्स। बच्चों के लिए क्या भाई, बच्चों के लिए क्या AI का यूज करना अच्छा है या बुरा है? किड्स नाउअडेज आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज। तो यार आप देखोगे बच्चों को, एक्चुअली मेरे खुद एक जान पहचान में एक छोटा सा बच्चा है ना, वो 1 साल का है ना, और वो इतना टेक फ्रेंडली हो गया है, यूट्यूब पे वो खुद यूट्यूब खोल लेगा, है ना, कोई वीडियो देख रहा होगा, उसको सजेशंस उसको वो पसंद नहीं आएगा, वो ऊपर स्वाइप करेगा, वीडियो सर्च करेगा, उसको प्ले कर देगा। वो वीडियोस को प्ले पॉज करना सीख गया है, नेक्स्ट वीडियो प्ले करना सीख गया है। किस उम्र में? 1 साल की उम्र में। सोचिए 1 साल की उम्र में कर रहा है वो काम। तो भाई बच्चे बहुत ज्यादा टेक फ्रेंडली होते जा रहे हैं। एज देयर थिंकिंग कैपेबिलिटीज इंक्रीज, दे स्टार्ट बिकमिंग टेक्नो savvy and eventually they learn everything more easily than an adult. तो इतना टेक savvy होते जा रहे हैं बच्चे कि जो एक अच्छा इंसान, मतलब सपोज 40-50 की एज का एक इंसान है, वो नहीं सीख सकता, वो बच्चे सीख जा रहे हैं बहुत आसानी से। टेक फ्रेंडली हो चुके हैं बच्चे। बट शुड टेक्नोलॉजी बी गिवन टू चिल्ड्रन सो यंग? इतने यंग बच्चों को क्या टेक्नोलॉजी हाथ में देनी चाहिए? बिकॉज उन्हें टेक्नोलॉजी यूज करना तो आता है, पर उनको ये नहीं पता कि कहाँ उसको यूज करना सही है, कहाँ उसको यूज करना गलत है। ये चीज उन्हें नहीं पता। जैसे कि एग्जांपल दिखाता हूं, ये पिक्चर देखिए, इसमें इस बच्चे का पेपर चल रहा है ना, इस बच्चे का पेपर चल रहा है, और ये सामने रखी एलेक्सा से क्वेश्चंस के आंसर पूछ रहा है, और पूछ के लिखते जा रहा है। इसका काम हो रहा है सही से, बड़े आराम से चल रहा है इसका टेस्ट। तो ये बात तो बहुत खुशी की है कि ये टेक फ्रेंडली है, उससे बातचीत कर पा रहा है एलेक्सा से, उसको कमांड दे पा रहा है, उससे आंसर्स निकलवा पा रहा है। ये अच्छी बात है, एक बहुत अच्छी बात है। पर क्या ये कंसर्न का मैटर नहीं है कि जो चीज उसको सपोज उसको 2+2 सीखना चाहिए फिलहाल अभी, वो खुद ना सीख के वो एलेक्सा से पूछ रहा है कि ये चीज सही है, इज दिस एक्सेप्टेड? यही एक क्वेश्चन है जो आते हैं AI एथिक्स के अंदर, और इस पे काम चल रहा है। जैसे जैसे AI जो है कॉमन हो रहा है, जैसे जैसे AI वर्ल्ड में कॉमन हो रहा है, अलग अलग कंपनीज उसका यूज कर रही हैं, नॉर्मल लोगों के पास आ रही हैं AI डिवाइसेस, वैसे वैसे ही जो AI कोड ऑफ एथिक्स है उन पे काम किया जा रहा है, और इन सब टॉपिक्स पे काम किया जा रहा है जो अपन ने अभी अभी देखे। ओके, तो इनके बारे में हमें ध्यान रखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, है ना, इनको हम ऐसे छोड़ नहीं सकते। सो ये था आज का सेशन आपका ऑन AI एथिक्स। अगर हम आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। और हम सिर्फ यूट्यूब पे सीमित नहीं हैं, हमारी खुद की वेबसाइट है magnetbrains.com नाम से, उसको भी प्लीज डू विजिट
एंड शेयर योर कमेंट्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू वेरी मच।